हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा केमिस्ट्री का, जिसका नाम रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम वन बाय वन सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल और जो विटामिन B12 होता है, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो सबसे पहले बताने वाला, जो कॉन्सेप्ट देने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो वो हमारा साइंटिस्ट रहेगा यहाँ पे अल्फ्रेड वीनर। उसने क्या बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसकी स्ट्रक्चर के बारे में इसने एक्सप्लेन किया। और इसने ये बताया कि उसकी उसमें जो होता है एक प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, दो टाइप की वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पे बात करें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको बोला क्यों जाता है, तो दो टाइप के बॉन्ड हमने देखे हैं। एक बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि जो दो एटम हमारे जुड़ रहे हैं तो वो यहाँ पे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करेगा और एक क्लोरीन, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम जो होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके और बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो उस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक हमारा सेंट्रल एटम रहेगा और इसके साथ आकर के कोई भी एटम अगर जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन वही एटम जो है डोनेट करता है। जो सेंट्रल एटम रहेगा उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल रहेंगे, यानी उसके पास पूरे खाली ऑर्बिटल है। जब ये बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो जो एटम इसके साथ आकर के जुड़ेगा ना, वही दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जिस कंपाउंड में मिलता है उस कंपाउंड को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो विनर की यहाँ पे थ्योरी थी, उसने किस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन किया, तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट के एक रिएक्शन करके देखी, जिसमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसने लिया। फिर उसमें क्या किया, यहाँ पे देखो क्लोरीन प्रेजेंट है, और क्लोरीन जो उसने क्या किया, फिर यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई इसके साथ, या सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन इसमें अंदर डाला। तो सिल्वर जो होता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट देता है। तो यहाँ पे उसने अलग अलग रिएक्शन करी। पहले में देखो 3 यहाँ पे AgCl के मोल मिल रहे हैं, सेकंड में उसे मिले 2 यहाँ पे, और थर्ड में 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, और फोर्थ में भी क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। तो ये सब क्या होता है, इसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। तो दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी इसने बताई। तो प्राइमरी इसने क्या कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी रहेगी वो क्या हो जाती है, आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके अंदर जो प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट रहेगी ना, वो क्या करेगी, AgCl यानी Ag के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगी, यानी वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन एक होती है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो यहाँ पे CO के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट करके जो बच जाती है वो आयंस बाहर निकलते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने 6 यहाँ अमोनिया लिया है, तो 6 अमोनिया इस कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके, और इसके जो सेकेंडरी वैलेंसी उसको क्या कर लेती है, कंप्लीट कर देती है, और 3 क्लोरीन यहाँ से निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन उसकी प्राइमरी वैलेंसी है, और जो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो कि आयनाइजेबल नहीं होती, आयंस में कन्वर्ट नहीं होती, वो Ag इस NO3 के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो यहाँ पे देखो उसने 5 लिए अमोनिया, तो यानी इसको जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसमें से एक क्लोरीन यहाँ पे उस सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। तो एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन बचेंगे, तो 2 क्लोरीन जो है 2 मोल ऑफ AgCl बनाता है। यानी यहाँ पे 2 जो Cl है वो हमारे क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। दूसरा हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से मानते हैं, यानी जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सेकंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो यहाँ पे 3 मोल निकले, यानी इस पे
3 क्लोरीन बाहर निकलने के बाद कोबाल्ट पे +3 चार्ज आएगा, वही उसकी क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी, यानी इसकी यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 3 है। इसी तरह से इसने आगे भी जो है अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो इसमें देखो 4 है, तो 4 इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए 2 क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यानी वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का काम करेंगे। तो यहाँ पे फ्री जो बचता आयन वो 1 बचता, तो 1 मोल ऑफ AgCl बनता है यहाँ पे। तो इस तरह से उसने ऑब्जर्व किया और उसने कॉन्सेप्ट दिए थे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का। तो उसने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में क्या बताया वो अब हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी उसने दी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है, ये दोनों वैलेंसी किसकी रहेंगी, मेटल आयन की, यानी जो सेंट्रल एटम रहेगा उसकी हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो 2 टाइप के लिंकेज होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है कि नॉर्मली ये आयनाइजेबल होती है और ये सेटिस्फाई होती है नेगेटिव चार्ज, यानी ये नेगेटिव चार्ज से ही सेटिस्फाई होगी। या फिर हम दूसरी तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना वही क्या हो जाती है उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाती है, यानी जब भी हम उसको रिएक्शन करवाएंगे या फिर उसको ब्रेक करते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। और जो उस कंपाउंड में एज इट इज बनी रहती है वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होती, तो वो उसकी क्या हो जाती है सेकेंडरी वैलेंसी हो जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास ये COCl3, COCl2 है, यहाँ पे COCl3 भी होता है। तो यहाँ पे ये जो है इसकी देखो 2 इसमें यहाँ पे Cl2 जुड़े हुए हैं, तो जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2 क्लोरीन निकलेंगे। इस तरह से ये ब्रेक होता है, तो 2 क्लोरीन निकलेंगे तो इस पर कितने चार्ज आ जाएंगे 2, यानी +2 चार्ज आ जाएगा हमारे कोबाल्ट और लेड पे। तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 2, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 क्लोरीन जुड़े हुए, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन जुड़े हुए, तो दोनों ही आयंस में कन्वर्ट होते हैं। Cl- में ब्रेक हो जाएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस, और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से देखो दोनों की जो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी वो 2 ही होगी। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी को उसने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं उसके, वही उसकी क्या हो जाती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, सेकेंडरी में कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या रहेगा कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उससे डायरेक्ट जो एटम जुड़े हुए हैं वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, कितने एटम जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि 6 अमोनिया हमने जोड़ा था तो 6 उसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए थे। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है नॉन आयनाइजेबल, यानी जब भी हम इसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं तो ये यहाँ पे आयंस में टूटता नहीं है, आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, नॉन आयनाइजेबल है। एंड दीज आर सेटिस्फाई न्यूट्रल या फिर नेगेटिव आयंस, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होगा या फिर नेगेटिव आयन से। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमारी क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। और ये क्या होती है किसी भी मेटल के लिए फिक्स रहेगी, यानी जो सेंट्रल एटम होता है हमारा वो मेनली हम मेटल यूज करते हैं, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करती है, क्योंकि उनके पास जो डी ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, उस वजह से वो क्या करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए कंडीशन है कि जो भी हमारा सेंट्रल एटम रहेगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस तरह से डेवलप हुआ था, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। तो सबसे पहले जो बताया था तो वो हमारा साइंटिस्ट था एल्फ्रेड वीनर। तो उसने मतलब ज़्यादा नहीं बताया, उसने सिर्फ यही बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइप का रहेगा, उसकी स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत बताया उसने, जो स्ट्रक्चर कैसी होती है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बस उसने ये एक्सप्लेन किया था कि उसमें एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा जो कि आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंडरी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है कि वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता जब भी हम उसको ब्रेक करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे जो एडिशन कंपाउंड या फिर मोलिकुलर कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कहाँ से आता है उसका कॉन्सेप्ट वो हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कंपाउंड होता है एडिशन कंपाउंड या फिर हम उसको मोलिकुलर कंपाउंड भी बोलते हैं।
तो एडिशन कंपाउंड कैसे बनता है, जब किसी भी सॉल्यूशन में हम टू और मोर यानी दो से ज़्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसको इवोपरेट करेंगे, यानी जो सॉल्यूशन में हमने लिक्विड लिया था, वाटर लिया था, तो उसको हम इवोपरेट कर देंगे, वहाँ से निकाल देंगे इवोपराइजेशन से। फिर क्या बनेगा, हमारे पास जो हमने साल्ट मिक्स किया था उसके क्रिस्टल मिल जाते हैं, और उन क्रिस्टल्स को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और जो न्यू कंपाउंड हमें मिला है, जो क्रिस्टल्स हमें मिले हैं, तो वो एक नया कंपाउंड हमें मिलता है, और वही कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है, एडिशन कंपाउंड हो जाता है। यानी दो से ज़्यादा हमने सिंपल साल्ट को मिक्स करके एक एडिशन कंपाउंड बनाया। जो एडिशन कंपाउंड हमें मिला है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि उसमें बहुत सारे साल्ट हमने मिक्स करके बनाया है। तो ये होता है हमारा एडिशन कंपाउंड। तो जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो हमने K2SO4 लिया है और Al2SO4 लिया है, दो यहाँ पे साल्ट लिए, दोनों को मिक्स करेंगे, एक सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन में से हम क्या करेंगे, जो लिक्विड पार्ट है हमारा, जो सॉल्यूशन हमने बनाने के लिए लिक्विड पार्ट यूज किया था वाटर जैसे, तो उसको हम वहाँ पे इवोपरेट करवा देंगे, निकाल देंगे वहाँ पे। तो हमें क्रिस्टल कंपाउंड यानी क्रिस्टल कंपाउंड के क्रिस्टल्स मिलते हैं, और वही क्रिस्टल्स हमारा एक नया कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे इसको मिक्स करने के बाद जो कंपाउंड हमें मिला है, ये वाला कंपाउंड मिलेगा, जिसका नाम आपने सुना होगा फिक्ट्री, फिक्ट्री, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एलम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट जो है 24H2, इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो ये हमारी हो जाता है एलम। तो इस तरह से हम कंपाउंड जो है, एक हमने एडिशन कंपाउंड बना लिया 2-3 साल्ट को ऐड करके। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मोहर साल्ट है, फिर क्रोनोलाइट है, ये वाला हमारा जो है कंपाउंड है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सारे एडिशन कंपाउंड है जो कि हमने बहुत सारे या फिर दो से ज़्यादा एक सिंपल साल्ट को जो कि स्टेबल है उनको मिक्स करके बनाया है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड। अब हम जो एडिशन कंपाउंड हमने बनाया तो वो अलग अलग टाइप का, तो हमने उसको क्लासीफाई किया है। तो 2 टाइप के हमारे एडिशन कंपाउंड होता है, एक होता है डबल साल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट में क्या होता है कि जो एडिशन कंपाउंड, इस टाइप के जो एडिशन कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट, यानी उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो सॉलिड स्टेट में तो वो रिटेन करता है, यानी उसको बनाए रखता है। लेकिन जब वो हम उसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो वो अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे लूज कर देता है, अपनी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म कर देता है। यानी जो हमने NaCl लिया है, तो NaCl में तो वो एक अलग कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड का वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर है, लेकिन जब उसको सॉल्यूशन में पानी में डालते हैं ना, तो वो आयंस में वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो वो जो आयंस बनते हैं ना, तो अब वो जो कंपाउंड था उसकी प्रॉपर्टी नहीं है उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में वो आयंस अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड को, इस टाइप के एडिशन कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट था यहाँ पे, लेकिन जब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो फिर वो आयंस में वहाँ पे टूट जाता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। अब वो उसकी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जिसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो अपनी अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे शो करते हैं। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, दोज एडिशन कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट, यानी सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट दोनों में अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बनाए रखते हैं, वो हमारे हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आयंस में ब्रेक नहीं होते, अगर हम इनको सॉल्यूशन इनका बनाते हैं तो सॉल्यूशन में एज इट इज बने रहते हैं। जो सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है पूरा का पूरा अपनी आइडेंटिटी शो करता है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो एडिशन कंपाउंड होता है उसी का पार्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये हमें याद रखना है, जिसमें क्या होता है कि जो लिगेंड होता है, जो अदर एटम सेंट्रल एटम के साथ जुड़ेगा, तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही यहाँ पे क्या करता है, उसको डोनेट करता है।
तो कॉम्प्लेक्स पोर्शन जो रहेगा वो क्या करता है, वहाँ पे एज इट इज बना रहता है। और इसमें हम जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये वाला इतना इतना जो होता है ना सॉल्यूशन में एज इट इज बना रहता है। और ये जो बाहर की ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी वैलेंसी तो हमें पता है क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, तो वो आयंस में वहाँ पे ब्रेक हो जाती है। लेकिन हमारा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये उसका कोऑर्डिनेट पार्ट है, तो ये यहाँ पे एज इट इज बना रहता है। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम हमारा फेरिसाइनाइड है। दोनों यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग इनका नाम भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हमें इसमें कुछ जो टर्म्स हम यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी इसकी पढ़नी पड़ती है। तो कुछ टर्म्स होते हैं जो हम इसमें यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला राइट करने के लिए, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यानी जो बीच में रहेगा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो मोस्टली यहाँ पे सेंट्रल एटम का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यानी जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और जो भी उसके साथ बॉन्ड बनाएगा उससे दोनों इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो हमारा होता है सेंट्रल एटम। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कंपाउंड है। तो इसमें ये जो निकिल है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। CO से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेता है। नेक्स्ट आता है लिगेंड। लिगेंड क्या रहेगा, जो सेंट्रल एटम से आकर के अटैच्ड होगा और जो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिविस बेस बोल देंगे। क्योंकि लिविस बेस क्या होता है, जो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसीलिए इसको हम लिविस बेस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जो लिगेंड होगा हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है, कैटाइनिक और एनायनिक तीनों हो सकते हैं। यानी जिसपे कोई भी चार्ज ना हो, जीरो चार्ज हो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो वो भी लिगेंड का काम करेगा, और जिसपे नेगेटिव चार्ज हो वो भी लिगेंड का काम करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने, अमोनिया और जो वाटर होता है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, और जो NO2+ होता है और एजाइड, इस ग्रुप को एजाइड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कैटाइनिक ग्रुप हो जाएगा। और जो हैलोजन होते हैं, साइनाइड है, ये हमारा क्या होता है, एनायनिक लिगेंड होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर एंटाइटी। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। और इसके अंदर जो हमारे एटम है, जो भी एटम प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो FeCN6 जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। और इसके बाहर का जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमारा क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्पेयर। काउंटर आयन क्या रहेगा, हमारा जो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो काउंटर आयन क्या होता है कि जो बैलेंस करता है चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। यानी कोऑर्डिनेशन स्पेयर में उसकी वजह से चार्ज जो है वो बैलेंस रहता है। जैसे जो बाहर की तरफ हम लिखते हैं ये वाला, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उससे बाहर हम उसको लिखते हैं, या फिर हम उसको ये भी बोलते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा था वही हमारा क्या हो जाता है, काउंटर आयन, जो चार्ज को बैलेंस करेगा वहाँ पे। तो इस तरह से ये कंपाउंड है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस हैं वही हमारे क्या होते हैं, काउंटर आयंस होते हैं, जो कि यहाँ पे बैलेंस करेंगे चार्ज को। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल एटम का ही निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, जो लिगेंड हमारे जुड़े हुए हैं अगर हम उस लिगेंड को वहाँ से निकाल देते हैं, जो ओल लिगेंड है अगर हम उसको रिमूव कर देंगे, तो रिमूव करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर उन्हें डोनेट किए थे, शेयर किए थे, उसकी वजह से वहाँ पे जो मेटल या फिर हमारा सेंट्रल एटम है उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, उसका सेंट्रल एटम। लिगेंड के चार्ज को ऐड करके ही हम सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो किस तरह से निकालते हैं हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ज़्यादा समझ आएगा। तो ये हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। पोटेशियम है Ag हमारा, और साइनाइड के यहाँ पे 2 एटम जुड़े हुए हैं।
इस तरह से भी हम इसको ले सकते हैं, या फिर हम इसको आयंस में कन्वर्ट करते हैं, यानी काउंटर आयन को यहाँ से निकाल देंगे तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये वाली हमारी एंटाइटी यहाँ पे बच गई है। तो जिसके लिए निकालते हैं उसको x मान लेते हैं, और जो भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उन सबके चार्ज को ऐड करके हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो Ag है, Ag के लिए निकाल रहे हैं, हमारा सेंट्रल एटम Ag है, तो Ag के लिए x रखेंगे और प्लस। अब जो लिगेंड जुड़ा हुआ है यहाँ पे साइनाइड जुड़ा हुआ, तो साइनाइड कितने जुड़े हुए हैं और कितना चार्ज इस पे प्रेजेंट है, तो जो Cn होता है उस पर -1 चार्ज होता है, तो -1 चार्ज आ जाएगा, और कितने जुड़े हुए होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 जुड़े हुए हैं। और जो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट यानी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम इक्वल में लिखते हैं, तो माइनस चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा हमारा -2, और इज इक्वल क्या रहेगा, -1। तो इधर -2 है, उधर जाएगा +2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी यहाँ पे +1, ये -1 और +1 जो है उससे से +2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, +1, यानी जो हमारा Ag है उस पर कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए जो कि नोमेनकल्चर में इम्पोर्टेंट रहेगी, तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो ये Ag हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, और ये हमें याद रखना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रोमन नंबर, यानी जब भी हम राइट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो हम उसको रोमन नंबर्स में वहाँ पे लिखते हैं, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम, या फिर जो एटम है उसको हम लिगेंड भी बोलते हैं। तो कितने एटम या फिर कितने लिगेंड उस सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं, वही क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा FeCO5 है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 5, तो ये 5 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाते हैं। इसमें एक यहाँ पे इसकी डेंसिटी होती है, यानी जो एटम होता है, एक तो होता है हमारा जो सिर्फ एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लिगेंड या फिर एटम बोल सकते हैं, और एक लिगेंड होता है हमारा वो एक से ज़्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ एक साइड से डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे सीधे के सीधे 5 के 5 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो EN है, ये क्या है, इथाइलिन डाई एमीन। इथाइलिन डाई एमीन में 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये 2 साइड से यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है, 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अगर यहाँ पे EN लिखा हुआ, इसको शॉर्ट में EN राइट करते हैं, यानी क्या है, इसका मतलब क्या है, इथाइलिन डाई एमीन है, तो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकल करके आएगा 6। तो EN जहाँ पे रहेगा तो 6, जो लिगेंड हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी डेंसिटी को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे इतना हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, या कोऑर्डिनेशन जो होता है उसका पॉलीहाइड्रोन। यहाँ पे क्या होता है कि जो जिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है लिगेंड का, डोनर लिगेंड जो होते हैं, फिर डोनर एटम अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ एक जिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है लिगेंड का, वही क्या हो जाता है, पॉलीहाइड्रोन। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे डिपेंड करता है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अलग अलग पॉलीहाइड्रोन हमारा बनता है। जैसे 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो लीनियर बनेगा, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होगा, 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो 2 तरह के यहाँ पे बनेंगे, एक तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा, या फिर स्क्वायर पिरामिडल बन जाता है, और 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बनता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला कंपाउंड है, तो 5 यहाँ पे लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर या पॉलीहाइड्रोन कैसे हम बनाएंगे, 5 के लिए क्या बनता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ये ट्राइगोनल बन गया, और 2 इसके इस तरह से पिरामिडल बन जाते, तो एक CO यहाँ पे, एक CO यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और एक CO यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये 5 CO इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी 2 पिरामिडल बने हुए, तो इस तरह से हम ये जो
स्ट्रक्चर बनती है, ये जो ज्योमेट्री बनती है वही क्या हो जाता है, पॉलीहाइड्रोन हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पॉलीहाइड्रोन क्या हो जाएगा, एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रहेगा लिगेंड्स का जो हमारी सेंट्रल एटम है उसके अराउंड। तो ये डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, ये हमें ध्यान रखना है। और ये फिक्स रहेगा, अगर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो लीनियर, 4 हैं तो टेट्राहाइड्रल, 5 है तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। और 6 रहेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 है तो हमारा स्ट्रक्चर उसका पॉलीहाइड्रोन क्या हो जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा। तो इस तरह से ये फिक्स होता है, हमें ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।